हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था पार्ट 9 द्रोणाचार्य। मतलब द्रोणाचार्य कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, फिर उनके साथ प्रताड़नाएं भी हुई थी कुछ, उन्होंने उसका बदला कैसे लिया, और हमने ये सब हमारे पिछले पार्ट में पढ़ा था। ओके, अगर आपने पार्ट अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अभी जाके देख सकते हैं। तो आज हम हमारा पार्ट 10 चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है लाख का घर। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं। देखिए, लाख क्या होता है। लाख एक धातु होती है, एक मेटल होता है, जिससे राजस्थान साइड में कड़े बना के पहने जाते हैं। और पर ये जो मेटल होता है ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है। और क्या पता आज के टाइम में इसको कुछ और कहते हैं, उस वक्त के टाइम में लाख कुछ और होता हो। अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, आप खोल सकते हैं अपना पृष्ठ 19 बाल महाभारत कथा का पार्ट 10 लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। भीमसेन का शारीरिक बल, फिजिकल पावर, और अर्जुन की युद्ध कुशलता, मतलब अर्जुन जो युद्ध में कौशल था, यह देखकर दुर्योधन की जलन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। ओके, वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। वो पांडवों को मारने के लिए सोचने लगा। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। देखिए, ये जो गलत रास्ते पे जा रहा था ना, इस चीज में कर्ण और शकुनी, उसका मामा, उसका सलाहकार बने हुए थे, और धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। ये एक और चीज में बताइए, अलग सेंटेंस है। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनका स्नेह भी काफी था, मतलब अपने भतीजों से प्यार भी बहुत करते थे। परंतु अपने पुत्र से उनका मोह भी अधिक था। पर अपने अपने स्वयं स्वयं खुद के बेटों से उनका मोह बहुत ज्यादा था, अधिक था। स्वयं, ये वर्ड स्वयं नहीं स्वयं होता है, मतलब हमारा अपना। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। देखिए फ्रेंड, अगर कोई दृढ़ निश्चय कर लेना कि ये मैं करूंगा तो करूंगा, इस चीज को छोड़ूंगा छोड़ूंगा, अपनाऊंगा अपनाऊंगा, वो उस चीज की उसमें कमी थी। किसमें? इनके पिता में, कौरवों के पिता में, धृतराष्ट्र में। पर वह किसी भी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे, और वो किसी बात पे स्थिर नहीं रह पाते थे। उन्होंने कहा कि मैं ये करूंगा, अब उनके बेटे ने कुछ बोला, उनको मानना पड़ा, तो स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी, मतलब अपने बेटे पे काबू रखने की उनमें शक्ति नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन को राह पर चल रहा है, उन्होंने उसका साथ ही दिया। मतलब उनको पता था कि दुर्योधन गलत रास्ते पे जा रहा है, फिर भी उन्होंने उसका साथ दिया है। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब पांडवों का लोकप्रियता मतलब लोग उनको चाहने लगे थे, ये चीज उनकी बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। और चौराहों पे वो, और समाज में ऐसे लोग बात करते कि राजगद्दी पे तो युधिष्ठिर ही बैठने के योग्य हैं। वे कहते धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे हैं, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पे बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन रखने का क्या अधिकार है? देखिए फ्रेंड्स, लोग कैसी बातें बनाने लगे कि जब धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। अब पांडु के अकाल मृत्यु होने के कारण और उनके बच्चे पांडव जो थे वो बालक थे, छोटे थे, इसलिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला। लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं, युधिष्ठिर राज करने योग्य हो चुके हैं, तो अब उसको क्या अधिकार है धृतराष्ट्र को अपने राज्य को अपने अधीन रखने का? अब तो पितामह भीष्म का ये कर्तव्य है कि धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। और ये बात पितामह भीष्म का कर्तव्य है कि वो धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर को भार दिला दे राज्य का। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे, मतलब असली जस्टिस जो होगा वो युधिष्ठिर के ही राज में होगा। जो जो पांडव की यह लोकप्रियता दिखाई देती, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। और जैसे जैसे पांडवों की जो लोकप्रियता थी ये बढ़ने लगी, दुर्योधन और कुढ़ने लगा। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्वासी तरह तरह की बातें करते हैं,
जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए राज्य से वंचित रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो पीढ़ियों तक हम राज की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे अपमान ना सहा जाएगा। उन्होंने बोला कि उन्होंने नहीं, उसने दुर्योधन को इज्जत नहीं देनी चाहिए, वो जैसे काम करता है। दुर्योधन ने बोला कि पिताजी, आप बड़े भाई थे पर आप जन्म से अंधे थे, इसलिए उसने पांडु को राजा बना दिया गया, ठीक है। लेकिन अब राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ चली गई, आप राज से वंचित रह गए। लेकिन अगर अब युधिष्ठिर को राजा बना दिया तो दुर्योधन यानी मैं पीढ़ियों तक राज्य से वंचित रह जाएंगे। ऐसा दुर्योधन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि हम पीढ़ियों तक राज्य वंचित रह जाएंगे, हमारे बेटे पोते पर पोते पर पोते किसी को राज्य नहीं मिल पाएगा और हमसे वो अपमान नहीं सहा जाएगा, उनसे बेइज्जती नहीं खाई जाएगी। अब मैं आपको कहता हूँ कि बेइज्जती तो उनकी होती है ना जिनकी इज्जत होती है। दुर्योधन की समाज में क्या इज्जत थी, सब उसके बारे में इतना बुरा भला कहते थे। क्यों? क्योंकि उसके कर्म थे। तो अपने कर्म सुधारिए और अपना मान बढ़ाइए। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। अब देखिए ये बात सुन के राजा सोच में पड़ गया। धृतराष्ट्र बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है। उन्होंने बोला कि तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है ना। लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ भी करना कठिन है मेरे लिए। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे सम्मान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। युधिष्ठिर न्यायपूर्वक धर्मानुसार चलता है, वो धर्म के अनुसार चलता है, सब में समान स्नेह करता है, सबको समान दृष्टि देता है, समान प्यार करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, अपने पिता के समान ही उसमें काबिलियत है, गुण है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए प्रजा उसको चाहती है। चलिए आप पेज टर्न कर लीजिए और पेज 20 खोल लीजिए। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। उसने बोला कि पिताजी ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, बस आप उसको किस तरह वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। वो बोला कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी छोटी सी बात से हमारा कोई बिगाड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ और कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में ले लिया। मतलब अपने पिता पे और ज़्यादा दबाव डालने के लिए उसने और कुछ लोगों को अपने पक्ष में ले लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। वो बार बार धृतराष्ट्र के पास जाते और उसको उकसाने लगे कि प्लीज़ उनको भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज दीजिए। अब आपको कोई 36 बार एक चीज़ बोलेगा तो आपको तो गुस्सा आएगा ही ना। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था। इसमें कर्णिक नाम का एक जो ब्राह्मण था वो मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। जो कौन था? शकुनी का मंत्री। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अब उसने राजनीतिक बातों का भेद बताया और काफ़ी चीज़ों और प्रमाणों से अपनी बात की पुष्टि की, अपनी बात उसके सामने रखी। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर लास्ट में उसने एक बहुत सही बात बोल दी, जो ऐश्वर्यवान है, जो अमीर है, वो संसार में श्रेष्ठ माना जाता है, बाकी जो गरीब है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये देखिए बात ठीक नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, वो मेरे को नहीं मालूम क्यों, बट आई विल अवॉइड दिस ओनली बिकॉज हमको किसी को उसके गुणों से देखना चाहिए, उसके पैसों से नहीं। देन ये बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु बड़े शक्ति संपन्न भी। उसने बोला, भले आपके जो पांडव हैं आपके भतीजे हैं, लेकिन वो बहुत शक्ति संपन्न हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। अब इस कारण आप अभी से चौकन्ने हो जाइए, बाद में वो फुल श्योरिटी आपसे राज्य छीन लेंगे। आप पांडुपुत्र से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। मतलब आप अपनी पांडव पुत्र जो हैं, पांडुपुत्र मतलब पांडु के जो बेटे हैं, उनसे अपनी रक्षा कर लें, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। उसने बोला कि कर्णिक की बातों पे पहले धृतराष्ट्र विचार कर ही रहे थे, सोच रहे थे कि इतने में दुर्योधन बोला कि आप ना क्या नाम है उनका, पांडवों को आप फटाफट से उधर भेज दीजिए। कहाँ? वारणावत के मेले में। उस मेले में जब वो जाएंगे तो हंसी खुशी लौट सकते हैं और हमारा नगर
पे शासन अच्छा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है, और हम पे कोई खतरा भी नहीं आएगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को दिन रात इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कहते सुनाते रहे और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। अब दुर्योधन और उसके साथी थे वो धृतराष्ट्र पर अपना दबाव डालते रहते थे, उनको उकसा उकसा कर। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटों की सलाह माननी पड़ी। अब बाद में वो कमजोर पड़ गए, उनको लाचार होकर अपने बेटों की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। अब दुर्योधन ने उसके वारणावत के बारे में उसको बहुत ललचाया, ठीक है। देन कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। मतलब वारणावत में एक भारी भरकम मेला होने वाला है जो देखते ही उसकी एक शोभा सी बनेगी। उनकी बात सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। अब उनकी बातें सुन सुन के ना पांडवों को भी वहाँ जाने की उत्सुकता हुई, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। और फिर इतना हो गया कि उन्होंने धृतराष्ट्र से परमिशन मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। अब धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर वो बहुत खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेके, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इन सबसे विदा लेके कहाँ चले गए? वो वारणावत के मेले में। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। अब वो किसके साथ? शकुनी और अपने साथियों, कर्ण और अपने बाकी साथियों के साथ बैठ के पांडवों का काम तमाम करने की सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। फिर शकुनी ने अपने मंत्री को बुलाकर गुप्त रूप से एक सलाह ली और एक योजना बनाई, यानी प्लान। पुरोचन ने सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। अब उसने सारा काम अच्छे से सफलता के साथ पूरा होने का वचन दिया और वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से भी बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। देखिए, एक शीघ्रगामी क्या होता है? जो जल्दी पहुंचा देते हैं ना, जैसे एक होती है नॉर्मल और एसी ट्रेन और एक होती है बुलेट ट्रेन। तो नॉर्मल ट्रेन तो नॉर्मल टाइम पे पहुंचाती है, बुलेट ट्रेन अब सबसे 5-6 गुना ज़्यादा स्पीड में जाती है। तो हमको ये एग्जांपल लेते हैं सिंपल रथ और शीघ्रगामी रथ पे। तो शीघ्रगामी रथ जो होता है उस पर कुछ ज़्यादा और स्पेशल घोड़े होते हैं जिससे वो स्पीडली पहुंचा देता है। देखिए, मैं फिर से खो गया, ठीक है। देन वो उनसे पहले पहुंच गया। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाए। उसने वहां जाके देखिए, लाख जो होता है मैंने आपको बताया ही था। एंड देन चर्बी फैट होता है, एनिमल फैट। तेल आप जानते हैं, वेजिटेबल ऑयल। मोम यानी जो वैक्स होता है ना, जो कैंडल का वैक्स होता है उसको मोम कहते हैं। एंड देन घी, तो घी, सन, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि का इसने जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके इसने भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए उसने एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। मतलब अब घर बनने से पहले अगर पांडव वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसने उसका भी प्रबंध कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडव को लाख के घर भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वह पूर्ण रूप से निशक हो जाए तब रात में भवन में आग लगा दी जाए जिससे पांडव जलकर भस्म हो जाए और कौरवों पर भी कोई दोष ना लगा सके। मतलब उसकी योजना देखिए क्या थी कि हम उनको 5-6 दिन तो नॉर्मली रहने देंगे कि आप जैसे रह रहे हो, लेकिन आफ्टर 5-6 डेज जब वो पूरी तरह निशक हो जाएंगे, निसंदेह हो जाएंगे, उनको कोई शक नहीं रहेगा, शंका नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे? रात के टाइम ना भवन में आग लगा देंगे, आग भी अच्छे से पकड़ लेगा और जैसे ही आग पकड़े फैलेगी वो लोग मारे जाएंगे। तो उनका ये तरीका था क्या करने का, पांडवों को। एंड फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हैं।